10 दिन तक देश के प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर, बेचारे ओबीसी हैं, उनको तेली तेली कह करके अपमानित किया। मुझे बड़ा खराब लगा कि प्रधानमंत्री जी को आप ये कह रहे हो, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हो कब्र खोदने का। ये करने वाले थे जाति। लेकिन फिर भी सर एक एफआईआर नहीं हुई है, एक व्यक्ति पर टीवी डिबेट नहीं हुई, एक व्यक्ति पर पुलिस ने मुकदमा नहीं किया, एक व्यक्ति को पुलिस ने गाली देकर के पकड़ा नहीं। अभी अगर ये लोग बहुजन समाज के लोग अगर करेंगे प्रोटेस्ट तो सजग रहना, ये सारी यही पुलिस है, यही मीडिया है। और अभी इसको यही नहीं पता, टीवी चैनल पे बैठ करके वो सब कहते हैं कि ब्राह्मण या सवर्ण के साथ अगर भेदभाव होगा जाति के आधार पर। मैं जानना चाहता हूँ कैसे होता है और कौन करेगा, किसकी हिम्मत है? मतलब मैं तो कैंपस में तो रहे हैं कि जो ये नारे दिए जाते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, ये है तो सर अपमानित करने वाला, ब्राह्मणवाद की छाती पर। यही है इस देश की विडंबना क्या है जानते हैं? इस देश ने बहुत बौद्धिक बहसें क्लियर नहीं की, ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है और उसमें अंतर है। फिर बच्चा मांग रहा था कि हमको लड्डू चाहिए और उसके पजामे का नाड़ा ढीला कर दिया, अब वो वही पकड़ने बचा है और जो मिला था वही छूट गया आपसे। बीजेपी इतनी खतरनाक पार्टी है, एक तरफ वो हिंदू बनाने के नाम पर सबको एक करेगी, धर्म के नाम पर लड़ाएगी, फिर जाति के नाम पर लड़ा दी। आप अगर एक बार देश को बताते कि इसमें ईडब्ल्यूएस था तब कैसे ये सवर्ण विरोधी हो? कैसे देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद से अब बहुजन समाज सड़कों पर है, उससे पहले सवर्ण समाज सड़कों पर था। इस एक गाइडलाइंस ने कहीं ना कहीं जो बांटने का काम था, जिसकी आशंका सवर्ण समाज जता रहा था कि यूनिवर्सिटीज में बच्चों को बांट दिया जाएगा जाति के आधार पर, वो तो हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, तो भारत सरकार ने पहली बात माना कि एससी एसटी ओबीसी के साथ कैंपस में भेदभाव होता है, तो सरकार ने माना। लेकिन सरकार ने एक खेल किया कि जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर बहस न हो पाए, जाति जनगणना का ऐलान करने के बाद भी एक लाइन कहीं लिखित सरकार ने नहीं दिया है कायदे से। पहले चरण की जाति जनगणना के 33 क्वेश्चन जारी किए, जिसमें से केवल एससी एसटी को पूछ रहे हैं, ओबीसी और जनरल को नहीं पूछ रहे। यानी एक बड़ा खेल जाति जनगणना का खेला जा रहा था कि उसमें एक बड़ा धोखा बहुजन समाज को मिले। जो न्याय की लड़ाई पिछले कई 100 सालों से, मैंने तो उसमें बाकायदे किताब लिख दी कि भाई हजारों साल से गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई थी, उस लड़ाई पर बात न हो, अचानक बहस को डिरेल कर दिया। दूसरी तरफ ओबीसी एससी एसटी का दमन बढ़ रहा है, ये बात सुखदेव थोराट कमेटी यूजीसी 2007 में बताई गई। 2012 में यूजीसी ने खुद एक कमेटी बना दी। उसके बाद रोहित वेमुला का एक्ट हुआ, उस समय उसकी सांस्थानिक हत्या हुई। फिर उसके बाद डॉक्टर पायल तड़वी 2019, दर्शन सोलंकी 2023, घटनाएं बढ़ती गई। सरकार ने इस देश को बताया कि इस देश के कैंपसेस में एससी एसटी ओबीसी के साथ एट्रोसिटी 118% बढ़ गई। तो ये भारत सरकार कह रही है कि जाति के नाम पर एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव बढ़ रहा है। कोर्ट में जब पायल तड़वी और रोहित वेमुला की मां गई तो उस पिटीशन पर 15 जनवरी तक सरकार को कोर्ट ने कहा था, और ये जो मौजूदा सीजेआई हैं ये भी उस बेंच में थे, कोर्ट ने कहा कि 2012 का यूजीसी रेगुलेशन कारगर नहीं है, आप और सख्त नियम बनाइए। और 15 जनवरी उसकी डेट थी, और इस गजट नोटिफिकेशन पे डेट क्या लिखी हुई है? 13 जनवरी। हड़बड़ी में बनाया गया, कोर्ट में जाकर के क्योंकि कोर्ट सख्त हो रहा था, पूछ रहा था कि भाई आपने अब तक क्या कदम उठाए ये बताइए। तो ये साजिश रची गई, एक अच्छा दिखने वाला समता समिति का प्रावधान भाजपा की साजिश की भेंट चढ़ गया। पहला उदाहरण मैंने दिया कि जाति जनगणना से मुद्दा भटका दो, क्योंकि अगर जाति जनगणना इस देश में हुई रहती तो आंकड़ों पर बात होती ना, धारणाओं पर नहीं ना होती कि किसके खिलाफ कौन है, कौन विश्वविद्यालय में बैठा है, कौन जुडिशरी में है, कौन मीडिया में है, आंकड़े देश को पता नहीं। अब एक आखिरी बात कि इसकी हड़बड़ी इसलिए भी साबित होती है कि आपने इतना कमजोर नोटिफिकेशन जारी किया कि आपने न तो भेदभाव के प्रकार बताए, न तो कमेटी में कौन होगा उसकी शर्तें बताई, न तो उसके प्रोसीजर को पूरा बताया, ताकि एक तबके को कंफ्यूजन या वो सड़क पे उतरे। फिर उसके बाद आप कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो भारत सरकार ने अपने दस्तावेज को डिफेंड क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े हुए और कहे कि भारत सरकार का बनाया दस्तावेज है, आप इसे रोकिए मत, आप हमें 24 घंटे का समय दे दीजिए, एक हफ्ते का समय दे दीजिए, हम इस पर जो आप कह रहे हैं स्पष्टीकरण दे देंगे। 10 दिन आंदोलन होता रहा, भारत सरकार ने क्यों नहीं सफाई दी? यूजीसी ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जो भी मतभेद थे वो दूर किए?
ये साजिश थी और साजिश कामयाब हो गई। एक तरफ एक तबके को लड़ा दो, उसके बाद दूसरे को उकसा दो। बीजेपी यही चाह रही है, इसलिए इस साजिश को हम बेनकाब। आपका कहना है कि इस पूरे मामले पर जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिर्फ सरकार है, उनकी जो कमेटी है जो बनाई गई थी वो जिम्मेदार है, और सुप्रीम कोर्ट जिस पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पहली ही हियरिंग में बिना दूसरे पक्ष को सुने उन्होंने स्टे दे दिया, उनकी भूमिका कितनी है सर? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार इसमें दोषी न होती, सरकार साफ लिखती कि ये जो अधिनियम है, अभी तो इस पर कितने सवाल पूछे जाने थे कि ये केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर लागू हुआ है, ये IIT IIM पर लागू नहीं होगा, मेडिकल इंस्टीट्यूट पर लागू नहीं होगा, और तमाम केंद्र सरकार के जो एक्ट से बने हुए हैं संसद से उन पर लागू नहीं होगा। तो दर्शन सोलंकी तो IIT का लड़का था, पायल तड़वी तो मेडिकल की स्टूडेंट थी, और जातिगत उत्पीड़न हो रहा, सब में हो रहा है। तो एक तो ये अधूरा था। अगर सरकार की मंशा न्याय देने की होती तो अगर उसने, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, 5वें पॉइंट में भेदभाव में सबको शामिल कर लिया, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, दिव्यांगता, तो तीसरे क्लॉज में केवल जाति आधारित भेदभाव को लिखा। तो भाई एक क्लॉज सबके लिए लिख देना चाहिए था ना, कि महिला के लिए उत्पीड़न भी होगा तो होगा। और मैं तो एक बात और कह रहा हूं कि ये कितनी बड़ी साजिश रची गई। मैं 14 साल प्रोफेसर रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उस साजिश में क्या हुआ कि आपके पूरे विश्वविद्यालय में एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, हर कैंपस में होती है, एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, एक प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, एक जो है कंप्लेंट कमेटी होती है। किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई भी गड़बड़ होगा तो न्याय मिलेगा। लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए एक अलग कमेटी बनती है ना, क्योंकि आप ये मानते हैं कि पुरुषों के वर्चस्व या झुकाव वाली कमेटियों में महिला को न्याय नहीं मिलेगा। तो वुमेन सेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, और उसके बाद जेंडर सेंसिटिव सेल, ये सारा बनता है ना। तो महिला की तरह ही इस देश में जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को ये पाया गया कि जिन कमेटीज में उनके लोग नहीं होंगे वहां उनको न्याय मिलने की गुंजाइश नहीं है, तो उसके लिए 2012 का रेगुलेशन बना था। तो आपने माना था ना, तो आप क्यों नहीं इसको स्पष्ट किए? बीजेपी सरकार की साजिश थी। आप जाति आधारित भेदभाव को क्यों नहीं स्पष्ट करके देश को बताए कि अगर SC ST OBC तीनों एक साथ लिखा है तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि OBC अगर शोषण करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन स्पष्ट भी नहीं है। ये गवर्नमेंट की साजिश थी बीजेपी की। बीजेपी चाहती थी कि केओस परिस्थिति बन जाए। अगर इसमें क्लियर लिखा जाता कि शेड्यूल कास्ट बच्चे के साथ एक OBC अगर भी जातिगत भेदभाव करेगा तो भी सजा पाएगा, जो कि इसका मतलब भी है। अगर एक अति पिछड़े के साथ एक पिछड़े समुदाय का व्यक्ति करेगा तो वो भी सजा पाएगा। आप महिला वाला क्लॉज अलग से जोड़ते और उसमें लिखते कि महिला के साथ कोई भी SC ST OBC जनरल कोई भी भेदभाव करेगा तो सजा मिलेगी। ये आपने इतना स्पष्ट बनाया ही इसीलिए कि समाज में तनाव फैले, न्याय किसी को न मिले, समता किसी को न मिले। और एक बहुत बड़ी उम्मीद मंडल आंदोलन के बाद कि कैंपस कम से कम कास्ट न्यूट्रल हो, उसको बीजेपी ने अपनी साजिश से धराशायी कर दिया। तो मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि सवर्ण वर्ग जो विरोध कर रहा था उनको इस विरोध का आधार दिया गया था और इस आधार पर ही वो विरोध कर रहे थे। उसका आधार तो SC ST OBC को भी उन्होंने दे दिया है। अब तो अब कल को वो समाज अगर उतर जाए सड़क पर तो क्या करेंगे? और लोग उतरेंगे। उस समाज को क्या आपने ये नहीं बता दिया कि जो उनकी उम्मीद थी, उनके बच्चे जब इस विश्वविद्यालय में आए, विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर ऐसे ही बोल दे रहे तुम कोटे वाले हो क्या, तो ये इसका क्या होगा? आरक्षण के ऊपर टिप्पणी, उसके जाति के ऊपर टिप्पणी, ये सब आपने इसमें लिखा ही नहीं। तो एक तरफ आप पहले जो ताकतवर समूह था उसने मीडिया में नैरेटिव बना दिया, क्योंकि मीडिया में भी उनके लोग थे और ये भारत सरकार बताती है 121 लोगों में से मीडिया में एक भी दलित आदिवासी नहीं है, एक आध OBC है। तो आपने नैरेटिव बना दिया। ये सारा खेल बीजेपी का खेला हुआ है, वरना इतना लचर ये अध्यादेश कभी नहीं बनाया जाता है। और आप अपने बनाए हुए कानून को कोर्ट में खड़े होकर डिफेंड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप साजिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को भी जाति सूचक गालियां दी गई। एक 9 कैटेगरी में डाले गए हैं तो OBC के ऊपर भी SC ST का मुकदमा लग जाता है। 2 लाख से ज्यादा मुकदमे हैं OBC के ऊपर। ये बोल दिया हमने कि उसी को तो स्पष्ट करना था ना। लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करते करते अमेरिका पहुंच जाता है, वहां जाकर श्वेत अश्वेत का वो पुराना एग्जाम्पल देता है कि वहां बच्चे अलग अलग पढ़ते थे, अब वो चाहते हैं। हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस कहते हैं कि ऐसा मत करिए भगवान के लिए कि हमारे बच्चों के हॉस्टल अलग अलग बनाने की आप मांग करें। चीफ जस्टिस साहब पर मैं नहीं बोल सकता। मेरा नाम अगर निशिकांत दुबे होता तब मैं भले लिख लेता कि जो मैंने कहा वही कोर्ट ने कहा। मेरा नाम तो वो नहीं है। मैं तो अभी कुछ बोलूंगा तो कंडेम्ड ऑफ कोर्ट हो जाएगा।
लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि यही माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो उस समय उस बेंच में थे, और आपने कहा था कि अन्याय बढ़ रहा है, 2012 की कमेटी अच्छी नहीं है, तब आपको नहीं पता था कि भारत पीछे जा रहा है क्या आगे? रोहित वेमुला किसकी वजह से सांस्थानिक हत्या हुई? और आज भी देश के विश्वविद्यालयों में जो हो रहा है वो तो बढ़ता है। मैंने प्रोफेसर की डायरी लिख करके बाकायदे ये बात बताई है, मैंने वो किताब रोहित वेमुला को समर्पित की थी। एक अच्छी मंशा से न्याय होने की बात होती। जज साहब कह रहे हैं कि अमेरिका जैसा माहौल न बन जाए। जज साहब ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर कितने तरह के जातिगत भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं। चोटी कोई खींच ले रहा है, कोई जो है मुंह छरकने पर मार रहा है, कोई भी है। भारत सरकार आंकड़े देती है, उत्तर प्रदेश जैसे इसमें नंबर 1 है SC ST OBC पर अत्याचार में, महिलाओं पर अत्याचार में। तो जज साहब कहाँ की बात कर रहे थे? जज साहब कह रहे हैं अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं, कैंपस हॉस्टल बनाने का प्रावधान कहाँ लिखा है इसमें बता दें? इसमें कहां पर लिखा था कि हॉस्टल बनाने का प्रावधान? और एक बात मैं बता दूं पूरे बहुजन समाज से, जिस तर्क से कोर्ट में यह बात की गई कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाला क्लॉज आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 का विरोध करता है, तो अगर ये रद्द हो गया न्यायपालिका में, भी तो 2 महीने का समय है, सरकार देखना है क्या करेगी। कल को ये कह देंगे कि SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण भी तो भेदभाव पर है, क्योंकि जाति के आधार पर सवर्ण को आरक्षण नहीं मिलता। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि समानता केवल समान लोगों में हो सकती है, असमान लोगों के लिए समान नीति बनाना असमानता को स्थिरता प्रदान करना है। तो जो लॉजिक इसमें दिए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अंतरजातीय विवाह हो रहा है, तो अभी अंतरजातीय विवाह में पिछले 1 साल में आप देख लीजिए कितनी जगह पे ऑनर किलिंग हो गई। जो सब कहाँ खड़े, 5% से भी ज्यादा अंतरजातीय विवाह। एक सवाल राजनेताओं से भी किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो राजनेता ठेका लिए बैठे रहते हैं, बहुजन समाज का, PDA का नारा दिया जाता है, इस तरीके के जो ठेकेदार बने बैठे रहते हैं, इस मामले पर उन्होंने क्यों चुप्पी साध ली है? और बड़ा ही सटल सा जवाब देकर वो निकल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया हम उसका सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, भेदभाव तो हुआ है जनरल के साथ। एक बात मैं चिंतित ज्यादा बड़ा इससे हूँ कि राजनेता का क्या है, देखिए भाई वो चुनाव लड़ने जाएगा, जनता उससे नाराज होगी, सबक सिखा देगी। वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे वो कहाँ हैं? कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। कथा सुनाने वाले कहाँ हैं जो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं? मतलब धर्म की कथा कहते हो तो उसमें आरक्षण के खिलाफ क्यों बोलते हो? बोलते हैं ना वो लोग, पॉलिटिकल लोग हैं ना, कथावाचक तो है नहीं, वो सब बीजेपी और RSS के एजेंट हैं। वो सारे चुप क्यों हैं? क्या दलित पिछड़े आदिवासी हिंदू नहीं है उनकी नजर में? तब तो भाई अच्छा है, देश के दलित पिछड़े आदिवासी समझेंगे। वो जो गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया कि सनातन को बांटने की जो कोशिश उन्हीं की सरकार कर रही थी, ये गिरिराज सिंह ने लिखा, ये उन्हीं की सरकार कर रही थी सनातन को बांटने की कोशिश। लेकिन SC ST OBC को उन्होंने एक पैगाम दे दिया कि कौन उनके साथ है नहीं। पॉलिटिकल लोगों पर मेरी समझदारी केवल ये है कि 2 अप्रैल का भारत बंद जब आपने किया तो कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के कमजोर किया गया था। और देखिएगा ये अगर हो गया ना तो उसके बाद फिर अगला कोई पिटीशन डालेगा, SC ST एक्ट भी कमजोर कराएगा, फिर अगला कोई कराएगा, आरक्षण भी कमजोर कराएगा, क्योंकि सब तो भेदभाव पर है। अब तो आप उकसा रहे हैं समाज की सड़कों पे आना पड़ेगा। मैं लॉजिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई ये बात ऐसी नहीं करूंगा कि इस तरह की बात कोई हिंसा की बढ़ के। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग। मैं क्या एक बात कह दूं कि 2 अप्रैल का भारत बंद जब हुआ तो पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं किया था, और बहुजन समाज उसे शान से कहता है कि हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ तो हम सड़क पर उतरे। बाद में पॉलिटिकल पार्टियों ने साथ दिया, लेकिन उससे बहुजन समाज को यह भी सबक लेना चाहिए कि उन पर जिन पे मुकदमे हुए, जिन पर हमले हुए, उनको न्याय मिलने में कितनी परेशानी है। इसलिए कोई भी लड़ाई आप लड़ेंगे तो आप बहुत सजग रहिएगा। आप प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर गाली देकर के बच जाएं, आप हिम्मत हो तो करके दिखा दीजिए। यही कार्यक्रम था, पुलिस एकदम आके खड़ी हो गई कि बंद करो, हटाओ ये सब। गोरखपुर में एक वहां का प्रेसिडेंट है, अमन यादव नाम है, निवर्तमान प्रेसिडेंट है, और कैंपस में उसने इसके समर्थन में कर दिया प्रोटेस्ट। बाहर निकला, पुलिस ने जो किया है वीडियो आप देख लीजिए। और 10 दिन तक देश के प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर, बेचारे OBC हैं, उनको तेली तेली कह करके अपमानित किया। मुझे बड़ा खराब लगा कि प्रधानमंत्री जी को आप ये कह रहे हो, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हो कब्र खोदने का। ये करने वाले थे, लेकिन फिर भी सर एक FIR नहीं हुई है, एक व्यक्ति पर टीवी डिबेट नहीं हुई, एक व्यक्ति पर पुलिस ने मुकदमा नहीं किया, एक व्यक्ति को पुलिस ने गाली देकर के पकड़ा नहीं। अभी अगर ये लोग बहुजन समाज के लोग अगर करेंगे प्रोटेस्ट तो सजग रहना, ये सारी यही पुलिस है, यही मीडिया है, और अभी इसको यही नहीं पता। टीवी चैनल पर बैठ करके वो सब कहते हैं कि ब्राह्मण या सवर्ण के साथ अगर भेदभाव होगा जाति के आधार पर। मैं जानना चाहता हूँ कैसे होता है और कौन करेगा।
किसकी हिम्मत है? मतलब मैं तो कैंपस में कह तो रहे हैं कि जो ये नारे दिए जाते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, ये है तो सर अपमानित करने वाला, ब्राह्मणवाद की छाती पर। यही है इस देश की विडंबना क्या है जानते हैं? इस देश ने बहुत बौद्धिक बहसें क्लियर नहीं की। ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है और उसमें अंतर है। फिर भी मैं बहुजन समाज से कहूंगा कि चलो ये ट्रैप है, इसको छोड़ देते हैं। मनुवाद, लेकिन याद रखना, अगर वो आज आपको ब्राह्मणवाद बोलने से रोक ले गए, फिर कल मनुवाद बोलने से भी रोकेंगे। वो कहेंगे कि मनु तो हमारे पूजनीय है। वो तो कथावाचक सब कहते हैं कि मनु तो हमारे पहले कानून के वो हैं। तो एक एक करके वो आपके टूल छीन रहे हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल पावर में नहीं है। तो आप कुछ भी करेंगे आपके खिलाफ आएगा। इसलिए संविधान को हाथ में लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, वो आपको ये इजाजत देता है। संख्या, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो गिनती अगर आपकी है, तो गिनती में अगर आप मजबूत हैं तब आपकी बात सुनी जाएगी। और न्यायप्रिय तरीके से केवल सरकार से पूछिएगा कि जाति जनगणना वाले में कॉलम क्यों नहीं दिया? तुम जाति जनगणना इसीलिए नहीं करा रहे हो। मैंने पूरी किताब लिख करके उनका पोल खोला है। यही सब टीवी पर बैठ करके कहते थे कि अंग्रेजों के आने से जातिवाद बढ़ गया। मैंने सबूत दे करके कहा कि 1650 में इस देश में जाति जनगणना हो रही थी, अंग्रेजों के पहले हो रही थी, मौर्य काल में हो रही थी जनगणना, अकबर के काल में हो रही थी जनगणना। ये सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुजन समाज तो मेरिट वाला है नहीं। तो ये बीजेपी की साजिश है कि जाति जनगणना पर बात ना हो। और पीछे से देखिएगा, अगर इस सब में उलझाएंगे, अब आपको ये भी बचाना है। अब यही है, वो बच्चा मांग रहा था कि हमको लड्डू चाहिए और उसके पजामे का नाड़ा ढीला कर दिया। अब वो वही पकड़ने बचा है और जो मिला था वही छूट गया आपसे। बीजेपी इतनी खतरनाक पार्टी है, एक तरफ वो हिंदू बनाने के नाम पर सबको एक करेगी, धर्म के नाम पर लड़ाएगी, फिर जाति के नाम पर लड़ा दी। आप अगर एक बार देश को बताते कि इसमें ईडब्ल्यूएस था, तब कैसे ये सवर्ण विरोधी हो गया? 10 में से 7 मेंबर आपके नॉन SC ST OBC हो सकते हैं। ये बीजेपी ने करवाया। वही तो कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के खिलाफ भी तो जातिगत भेदभाव हो सकता है। जैसे कहेंगे कि कोटे से आए हो, उनको भी तो कहेंगे कि सुदामा कोटे वाले हो। इस तरीके से उनके साथ भी अपमान। मैं 14 साल DU में पढ़ाया, एक SC ST OBC बेचारा, उसको PhD में एडमिशन नहीं मिल पाता। तर्क कमजोर है, उसमें जाति के नाम पर नहीं, एक तो गरीबी का कोटा है। सुदामा अपमान करने वाला नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, किसी को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मैं बड़ा संवैधानिक आदमी हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जातिगत उत्पीड़न अलग चीज होती है। जातिगत उत्पीड़न की बात इसमें लिखी हुई है ना, क्लॉज लिखा हुआ है कि जाति आधारित भेदभाव, तो जाति आधारित भेदभाव तो नहीं। बाकी के लिए प्रोक्टोरियल बोर्ड बना है, कमेटीज बनी है, आपको वहां न्याय मिलेगा। और इसमें एमिकस क्यूरी है, आप न्याय दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी की साजिश बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी साजिश को रोकने के लिए एकजुटता की जरूरत है, बड़ी लड़ाई की जरूरत है, जो संवैधानिक उसूलों पर चल करके जाति जनगणना के मूल सवाल पर लौटे। ऐसा ही दृश्य मंडल आंदोलन के समय था और मंडल आंदोलन के समय ऐसा ही विरोध हो रहा था। अब देखना यह है कि मंडल वाली ताकतें, तब भी सेंटर में ओबीसी था, अब भी सेंटर वर्सेस सवर्ण, ओबीसी वर्सेस सवर्ण है। हर बार ओबीसी रहता है सेंटर में, उसके बाद भी ओबीसी समाज को जब आना होता है आगे, उन्हें समझने की जरूरत होती है, वो कहाँ गायब हो जाता है? असल में बांटा गया, जिन्होंने बांटा उन्होंने जातियों को जातियों से लड़ा दिया, उन्होंने बहुत सारी चीजें उलझा दी हैं। हमारे जैसे लोग एक कोशिश करते हैं कि एक बहुत गंभीर सवाल अगर है तो वो मुद्दे से भटके ना, क्योंकि टेलीविजन चैनल रोज इसको मुद्दे से भटका रहा है। और दूसरी तरफ वो ये भी कोशिश कर रहा है कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ा दे। सवर्ण समुदाय के विरोध की बात करने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन और मंडल लागू करने वाले सवर्ण थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उनको गाली दी गई कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, मंडल लागू कर दिया तो राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। अर्जुन सिंह सवर्ण थे और दिग्विजय सिंह भी सवर्ण है। दिग्विजय सिंह अपने पार्लियामेंट्री कमेटी में कह रहे हैं कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी SC ST OBC को रिजर्वेशन दे दो। ये मोदी सरकार ने क्यों नहीं दिया? लेकिन आप ये डायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि ओबीसी का कुछ तबका सीधे तौर पर टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। ओबीसी हर एक वर्ग को टूल की तरह इस्तेमाल करती है। उसे जब आदिवासी को इस्तेमाल, बीजेपी नहीं, हाँ बीजेपी हर वर्ग को इस्तेमाल करती है। बीजेपी एक आदिवासी को राष्ट्रपति भी बना देती है और उसके बाद आदिवासियों पर क्या होता है, उसके बाद ओबीसी प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, और उसके बाद ओबीसी की जाति जनगणना नहीं होती। ये गलत है, बीजेपी कुछ भी कर देती है, इल्जाम लगता है। आप लोगों के हित में इतना अच्छा नियम वो लेकर आए जिसके लिए सवर्णों से गाली खा रहे हैं मोदी जी, फिर भी आप लोगों के मुंह से तारीफ के एक शब्द नहीं निकलते हैं। आप अभी भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर ये अच्छा कानून था तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर के वो कहते कि जज साहब इसको रोकिए मत, हमने बनाया है। क्या बोला उन्होंने?
सरकार ने बोला क्रेडिट सारा दे रहे हैं इतना मोदी जी शांति को, से रोज करे। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है क्रेडिट मोदी जी को जा रहा है। नहीं किसका रोकने का? मंत्री जी ने क्रेडिट दिया कि मोदी जी का शुक्रिया अदा करिए। देखिए अब वो करें, वो जिसको जो करना है करें, मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं। मेरा कहना ये कि सरकार ने अगर ये बनाया था तो सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखी क्या? 10 दिन पूरे सड़क पर प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने वाले बात बोली जा रही थी। यूजीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? यूजीसी को बाहर आके बोलना चाहिए था कि इसमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो यही बात है, एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और सरकार की साजिश है। जाति जनगणना कराने के बाद ही ये मुद्दा सुलझेगा और मंडल आंदोलन की तरह इस देश के हर एक व्यक्ति को न्याय और समता के पक्ष में खड़ा होना होगा। हम किसी के खिलाफ ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं। थैंक यू। शुक्रिया सर।